संसदीय कार्यवाही के साधन। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। लोकसभा में हम संसदीय कार्यवाही के साधनों का अध्ययन इस अंक में करेंगे कि किस प्रकार या किन साधनों के माध्यम से लोकसभा अपनी कार्यवाही करती है या कार्य करती है। सबसे पहले प्रश्नकाल, जैसे ही संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है और इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तीसरा है अल्प सूचना के प्रश्न। वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, इसका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हो जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी है। ऐसे प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे किसी मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए होती है। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रम से हरे, सफ़ेद, हल्के गुलाबी तथा पीले रंग में छपी होती है ताकि वे एक दूसरे से अलग दिखें। तो संसदीय कार्यवाही का जो प्रथम घंटा है, प्रथम आवर है या फर्स्ट आवर है, वो प्रश्नकाल से संबंधित होता है जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं: मौखिक, अमौखिक और अल्प सूचना वाले। मौखिक प्रश्न जो तारांकित प्रश्न है, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। तो तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। सदस्य ऐसे प्रश्नों पर पूरक प्रश्न अर्थात सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो अतारांकित प्रश्न है वो उनके उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। क्योंकि वो लिखित होते हैं इसलिए उनसे संबंधित सदस्य जिसने तारांकित प्रश्न पूछा है उसको लिखित रिपोर्ट या लिखित में उत्तर दे दिया जाता है। फिर उस पर कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। और अल्प सूचना वाले प्रश्न वो होते हैं जो कम से कम 10 दिन के भीतर, अल्प सूचना अर्थात बहुत कम समय होता है 10 दिन का, उसके भीतर उसे पूछा जाता है यदि कोई ज़्यादा ही सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है तो। इसके बाद शून्यकाल। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसे सदन के नियमित कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है जो 1962 से जारी है। शून्यकाल भारतीय संसदीय परंपरा से प्रारंभ हुआ है जो ठीक 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसका नाम शून्यकाल रखा गया है। इसमें बिना किसी सूचना के प्रश्न उठाए जा सकते हैं।
जो सार्वजनिक महत्व के होते हैं। इसके बाद है प्रस्ताव, रिजोल्यूशन। लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती है। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला, महत्वपूर्ण प्रस्ताव। यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल हैं। दूसरा है स्थानापन्न प्रस्ताव। यह वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। तीसरा है पूरक प्रस्ताव। यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो। इसके 3 श्रेणियां होती हैं। पहला, सहायक प्रस्ताव। इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, स्थान लेने वाला प्रस्ताव। इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है और यह उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। तीसरा है संशोधन। यह मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। इसके बाद है कटौती प्रस्ताव। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। पहला, साधारण कटौती प्रस्ताव। यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है और इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अतएव इसे मतदान के लिए रखा जाए। दूसरा है घटकों की कटौती। इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। तीसरा है कंगारू कटौती। इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। अगला है स्थगन प्रस्ताव। यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है।
इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती है। सदन की कार्रवाई के लिए स्थगन प्रस्ताव के निम्न सीमाएं भी हैं। इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को ही उठाया जा सकता है जो कि निश्चित, तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व के हों। दूसरा, इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा, इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, न कि साधारण महत्व के विषय को। अविश्वास प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है रहेगी। दूसरे शब्दों में, लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। अब है विश्वास प्रस्ताव। खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप त्रिशंकु संसद, अल्पमत सरकार तथा गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। क्षीण बहुमत वाली सरकारों को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। जो भी सरकार एक समय होती है, कभी कभी स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है। यह विश्वास प्रस्ताव यदि विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार भी गिर जाती है। अब है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग है। जैसे लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार हमने संसदीय कार्यवाही के नियमों का अध्ययन किया। धन्यवाद।